ठीक, करुणा में क्या होता है, समानुभूति और सहानुभूति दोनों होते हैं। फिर ईमानदारी और साहस हमने बताया था, करेज, ठीक है ना, क्लियर। तो फिर उसी से रिलेट करके ये सारी चीज़ें हैं आपकी, ठीक है ना। फिर मैंने आप लोगों को बताया था एक चीज़, क्या एक नोलन कमेटी बताया होगा। देखिए ये है, सार्वजनिक सेवा के लिए 7 मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं जो सिविल सेवकों के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। तो इसमें नोलन कमेटी की रिपोर्ट जो है, देखिए यूके की नोलन कमेटी की सार्वजनिक रिपोर्ट, ठीक है ना। उसके बारे में मैंने आपको 7 रास्ते बताए थे, 7 मतलब कंडीशंस बताए थे, ये है, ठीक। उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक। सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, वही सब क्वेश्चंस में आते हैं जो आपको बताया है। फिर राजनीतिक तटस्थता क्या है, ठीक है ना, क्लियर। इसके बारे में सारी चीज़ें डिटेल, ठीक। फिर उसके बाद देखिए सारी पारदर्शिता, जवाबदेही, गैर पक्षपात और सहिष्णुता, ये लगभग मिलते जुलते सारे टर्म्स हैं। सबको एक बार थोड़ा बहुत इसको क्या करिएगा, देखिएगा। फिर उसके बाद सत्यनिष्ठा, ठीक है ना। इंटीग्रिटी से आप क्या समझते हैं, बौद्धिक सत्यनिष्ठा यानी इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी और इंटेलेक्चुअल हाइपोक्राइसी, ठीक है ना, से क्या अंतर है थोड़ा देखेंगे, वो चीज़ें आने लगेंगी। टॉपिक आपको मेन समझ में आना चाहिए। फिर ऑब्जेक्टिविटी क्या है, वस्तुनिष्ठता, ठीक है ना, उसके डिफरेंट क्या क्या आयाम हैं, ठीक है ना, कैसे कैसे करते हैं। फिर दृढ़ संकल्प, ठीक, साहस, करेज, लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप लोग को बताई गई हैं, ठीक। इन क्वेश्चंस को करिएगा और सबसे अच्छी चीज़ क्या, एग्जाम्पल्स जरूर दीजिएगा। अनुनय, अनुनय मैंने बताया, परसुएशन, ठीक है ना, परसुएशन, हाउ टू परसुएट, ठीक है ना, और उसका हमारा सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा, सोशल इफेक्ट्स के बारे में बताइए, ठीक। तो वो सब चीज़ें। फिर इनके बाद पारदर्शिता, जवाबदेही, ठीक है ना, ये हो गया। सिविल सेवकों के लिए धारणीय अभिरुचियाँ क्या हैं, एप्टीट्यूड्स क्या हैं, दुनिया भर के एप्टीट्यूड्स हैं। भाषा पकड़ कैसे हम अपनी अभिरुचि किसी भी क्षेत्र में डेवलप कर सकते हैं, तो दीज आर द टेक्निक्स। भाषा पकड़ होनी चाहिए, तार्किक क्षमता होनी चाहिए, तार्किक यानी लॉजिकल, ठीक है ना, सही निर्णय का दृष्टिकोण यानी राइट अप्रोच जिसको कहा जाता है गणना करने में, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन रिएक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन रिएक्शन, नेतृत्व करने की लीडरशिप, ठीक है ना। और इसमें भावनात्मक थोड़ी समझ होनी चाहिए, यानी इमोशनली हम लोग किसी भी चीज़ का नेतृत्व करें। तो दीज आर द क्वेश्चंस, इनको एक बार करिएगा, ठीक। ना समझ में आए तो फिर बताइएगा, लेकिन सारे टॉपिक्स आपको थियरी में मैंने बता रखे हैं, ठीक है ना। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, ठीक। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल प्रश्न तो आते ही हैं, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को समझ लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, क्लियर। जानिए ये क्या है, ये है ये क्वेश्चन, ये होता है, हाँ देखिए, एक इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। यहाँ 2 चीज़ें हैं, इमोशन दैट वन इज रिलेटेड विथ आवर हार्ट, ठीक है ना। इंटेलिजेंस दैट वन इज रिलेटेड विथ आवर ब्रेन। दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो, किसी निर्णय को आप केवल दिमाग से नहीं ले सकते और आप किसी भी निर्णय को केवल दिल से नहीं ले सकते हैं। इमोशंस के आधार पर, भाई दिल से क्या निकल रहा है, इमोशन निकल रहा है, ठीक है ना। और ब्रेन से हमारे क्या निकल रहा है, भाई जाहिर सी बात है कि बुद्धिमत्ता तो है, लेकिन बुद्धिमत्ता बहुत कुछ कह जाती है, ठीक है ना। कई जगह बुद्धिमत्ता का ही हम परिचय नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो बुद्धिमत्ता, लेकिन वो जो डिसीजन रहे वो कैसा रहे, फ्लेक्सिबल रहे। और फ्लेक्सिबल होने के लिए हम लोगों को कैसा चाहिए, इमोशनल, ठीक है ना। इंटेलिजेंस हो
लेकिन कैसी इंटेलिजेंस हो? इमोशनल इंटेलिजेंस हो, दैट वन इज रिलेटेड विद इमोशंस, ठीक है ना? क्लियर? जितने भी सफलता, जैसे आप लोगों ने एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड पढ़ा था, तो उसमें ये बताया था कि अगर हम लोग सफल होना चाह रहे हैं तो सफल होने के लिए हमको 90% एटीट्यूड चाहिए, ठीक है ना? और 10% हमारा एप्टीट्यूड है, जो कि एप्टीट्यूड का बहुत बड़ा रोल होता है एक्चुअल में, ठीक है ना? लेकिन फिर भी उसको 10% माना गया है, ठीक है? हाँ 1%, ठीक है ना? 10% भी कह सकते हैं, कोई वो नहीं, ठीक? मतलब मेजॉरिटी, हमारे कहने का मतलब है मेजॉरिटी हमारा क्या है? मेजॉरिटी एटीट्यूड है, ठीक है ना? और एप्टीट्यूड जो है आपका केवल 1%, ठीक है ना? मतलब एकदम बिल्कुल लेस, बिलो द लिमिट कह सकते हैं, ठीक है ना? इसी तरीके से हमारे सफलता में EQ और IQ आता है। EQ का मतलब क्या? इमोशनल, ठीक है ना? इमोशंस कोशेंट, ठीक है ना? यानी ये हमारा भावनात्मक गुणांक जो है, ठीक है ना, हमारे इंटेलिजेंट कोशेंट से, ठीक है ना, हमारे बुद्धिमत्ता गुणांक से ज़्यादा होना चाहिए। यानी भावनात्मक गुणांक जो है 80% सफलता के लिए चाहिए और 20% केवल और केवल क्या चाहिए? हमारा IQ चाहिए, ठीक है ना? IQ के बेस पर आप टॉप कर सकते हो IAS एग्जामिनेशन। क्यों? क्योंकि आप हर सब्जेक्ट में अव्वल हो। ये क्या है? ये आपका IQ लेवल है, ये आपका क्या है? IQ लेवल, ठीक है ना? वहां आपका क्या काम किया? एप्टीट्यूड काम किया। उस जगह आपका क्या काम किया? एप्टीट्यूड काम किया। लेकिन एक अच्छे सिविल सेवक होने में, क्योंकि सिविल सेवक होने में क्या है? डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो आपको कई तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, कई तरह के डिसीजन लेने पड़ेंगे, ठीक है ना? और ये डिसीजंस कहीं कहीं कानून भी बन जाता है, मानते हैं कि नहीं? ठीक, ये भूमिका होती है। तो इन चीज़ों में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो भी लिया जाता है वो सबके हित में लेना पड़ता है, ठीक है ना? और सबके हित की जब बात आती है तो वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी आती है, और जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी आती है तो उस जगह हमारे क्या काम करते हैं? इमोशंस काम करते हैं। उस जगह हमारे क्या काम करते हैं? इमोशंस। ना कि हम बिल्कुल एकदम तटस्थ हो जाएं, रिजिड हो जाएं किसी भी मामले में, नहीं ये तो नहीं हो सकता, सख्त होना ना। क्या होना पड़ेगा? फ्लेक्सिबल। और फ्लेक्सिबल आप कैसे होंगे अपने डिसीजंस में? तभी हो सकते हैं जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस का काम कर रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस से काम कर रहे हैं, ठीक है ना? क्लियर? तो आजकल एक और आई आ गया है, वो हो गया है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना? क्लियर? खैर वो तो दूसरी चीज़ है, लेकिन फिलहाल में हमारे लिए क्या? EQ और IQ, ठीक? ये इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या? इस पे दो लोगों ने काम किया, दो लोगों के काम, एक है डेनियल गोलमैन का, एक है सॉल्वे मेयर का सिद्धांत, ठीक है ना? एक है डेनियल गोलेमैन का और एक है किसका? सॉल्वे मेयर का, ठीक है ना? सॉल्वे मेयर। वहाँ फिर आके पूछते हैं डेनियल गोलमैन का सिद्धांत बताइए या सॉल्वे मेयर का सिद्धांत बताइए, ठीक है ना? ये दोनों लोगों का सिद्धांत इस पर है, किस पे? इमोशनल इंटेलिजेंस पे, ठीक है ना? क्लियर? यानी बाकी ये सब तो दुनियादारी लिखी हुई है। आते हैं सॉल्वे मेयर के मॉडल पे आते हैं, ठीक है ना? सॉल्वे मेयर मॉडल इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको दूसरी चीज पढ़ा देते हैं। यहाँ दिया हुआ है सॉल्वे मेयर, ये आई है। पहले भावनात्मक बुद्धिमत्ता समझ लीजिए। जैसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता दिया हुआ है हमारा क्या? कि हमारी भावनाओं को पहचानने, समझने और प्रतिबंधित करने। पहले तो फर्स्ट टू अंडरस्टूड, ठीक है ना? क्या है? अंडरस्टूड, और ये पहचाने यानी आइडेंटिफाई, ठीक है ना? हम लोगों ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, यस कुछ इसकी भावना है, फिर उसको अंडरस्टूड किया और फिर उसको मैनेज किया, फिर उसको क्या किया? मैनेज किया। तो यहाँ क्या है? पहचानने, समझने और फिर उसके बाद क्या करने? प्रतिबंधित, वो प्रतिबंधित नहीं है भाई, प्रबंधित, ठीक है ना? प्रबंधित करने की क्षमता के साथ ही दूसरों की भावना को पहचानने, समझने और प्रबंधित करने की क्षमता है, ठीक है ना? क्लियर? यहाँ हमारे व्यवहार को प्रबंधित करने
और निर्णय निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? ठीक है, मतलब क्या, भावनाओं को समझना, पहचानना और प्रबंधित करना, मैनेज करना। किस तरह से? उस भावनाओं को मैनेज करते हुए आप किसी नीति निर्माण की प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। ठीक है ना? क्लियर? पहले आपने क्या किया भाई? समझा, वो पहचाना, समझा उसके बारे में, और देन आफ्टर क्या किया? मैनेज करते हुए किसी भी डिसीजन पे पहुंचे। यही आपकी क्या है? भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। यहां सबसे पहले क्या चीज है? भावना को समझना, सामने वाले की भावना को समझना। ठीक है ना? क्लियर? उसी पर हमारा ये निर्णय है। अब यहाँ दो शोधकर्ताओं का है, एक है सॉल्वे मेयर का और दूसरा क्या है? डेनियल गोलेमैन। ठीक, इनकी पुस्तक ही थी कौन सी? इमोशनल इंटेलिजेंस, लोकप्रिय हुआ। ठीक है ना? क्लियर? उसी पर ये आधारित है पूरा। बुद्धिमत्ता क्या है? बुद्धिमत्ता आप जान ही रहे हैं, बुद्धि संज्ञानात्मक क्षमताओं का एक समूह है। संज्ञानता मतलब क्या? कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब क्या? जानकारी। ठीक है ना? किसी के बारे में जानकारी हो, ज्ञान हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉग्निटिव कैपेसिटी या संज्ञानात्मक क्षमता। ठीक है ना? क्लियर? का एक समूह है जो हमें ज्ञान प्राप्त करने, सीखने, समस्याओं को हल करने की क्षमता देता है। ठीक, ये तो इंटेलिजेंस हुआ। ये क्या हुआ? ये इंटेलिजेंस हुआ। ठीक, मतलब क्या कि ज्ञान कैसे प्राप्त कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समस्या को हल करने की क्षमता दे रही है। और क्षमता आपकी क्या है भाई? क्षमता आपकी एप्टीट्यूड है। क्षमता आपकी क्या है? एप्टीट्यूड है। और एप्टीट्यूड कभी भी सफलता में पूर्ण निर्णायक नहीं होता है, ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से। ठीक, अगर निर्णायक होता है तो कौन होता है? वो आपका एटीट्यूड है। ठीक है ना? आपकी अभिवृत्ति, आपकी अभिरुचि नहीं है जो आपको सफल बनाएगी। ठीक, इसी तरह आपकी सफलता में इमोशनल इंटेलिजेंस का हाथ है। ठीक है ना? ना कि आपके इंटेलिजेंट होने का। ठीक है ना? सेम यही चीज है एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में। ठीक है ना? तो यहां इन बातों का ध्यान रखना है। अब जैसे सॉल्वे मेयर ने क्या कहा, यहां इनके 4 पॉइंट्स थे। ठीक है ना? इन चारों पॉइंट्स को समझ लीजिए। ठीक, जैसे सॉल्वे मेयर ने EI की 4 शाखाएं बनाई। पहला क्या? भावनाओं का अनुभव किया हमने। ठीक, भावनाओं के साथ तर्क करके उसको समझा और उसके बाद प्रबंधन किया। वही तो था परिभाषा में भी कि सबसे पहले आइडेंटिफाई के बाद हम लोग क्या किए? उसको अंडरस्टूड किए, अंडरस्टूड करने के बाद मैनेज किए। ठीक है ना? क्लियर? वही सेम चीज ये है। इन दोनों को हम लोगों ने किसमें कर दिया? आइडेंटिफिकेशन में कर दिया। जैसे भावनाओं का अनुभव, भावनाओं को समझने में पहला कदम उन्हें सटीक रूप से जानना। ठीक है ना? सटीक रूप से जानना और अनुभव करना है। पहला कदम क्या है भाई? भावनाओं को समझने में, अभी समझना है तो समझने के लिए हमको क्या करना है? पहले पहचानना है। तो पहचानने के लिए हमें क्या करना है? जानना है और अनुभव करना है। जानना का मतलब क्या? कॉग्निटिव बिहेवियर। जानना का मतलब क्या? कॉग्निटिव बिहेवियर। उसके बारे में कुछ हमें पता हो, नॉलेज हो, ज्ञान हो। ठीक है ना? ये चीज है। कई मामलों में उसकी शारीरिक भाषा। ठीक, शारीरिक भाषा कैसी है? चेहरे के भाव जैसे अशाब्दिक संकेतों को समझना शामिल हो सकता है। ठीक है ना? क्लियर? समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी कई कई चीजें आएंगी, आप ऐसे ऐसे उदाहरण देखोगे कि एक ही चीज 2 कंडीशंस को डिफाइन कर दे रही है। ठीक है ना? भाव अलग अलग है नहीं, लेकिन हम भाव से शब्द एक ही है, लेकिन भाव अलग अलग हैं तो अर्थ अलग अलग डिफाइन हो जा रहे हैं। ठीक है ना? क्लियर? यहां ये चीज जाना है। तो उसका मतलब क्या? शारीरिक भाषा, चेहरे का भाव। ठीक, और अशाब्दिक संकेतों को समझना। अशाब्दिक मतलब बिना कहे आपको समझ लेना। ठीक है ना? जैसे बच्चा है, रो रहा है,
बच्चे का रोना क्या रहता है? बनावटी रहता है। किसी सामान को लेने के लिए वो बराबर क्या करेगा? रोएगा, वही करता रहेगा हमेशा, ठीक है ना? दे दो दे दो, तो रोता ही रहेगा। ठीक, अभी कोई वही बड़ा रो रहा है, ठीक, उसमें भी भाव दिखते हैं, ठीक है ना? तो वो भाव अलग अलग हो जाते हैं। ठीक, तो वही है कि क्या अशाब्दिक संकेतों से ही पहचान जाना। ठीक, यहां आइए, भावनाओं के साथ तर्क, इसमें सोच और संज्ञानात्मक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए भावनाओं का उपयोग शामिल है। यहां क्या आ गया? संज्ञानात्मक और सोच, ठीक है ना? भावनाओं का उपयोग शामिल है। यह हमारे ध्यान और प्रतिक्रिया को प्राथमिकता देने में मदद करता है। हम उन चीजों पर भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं जो हमारा ध्यान आकर्षित करता है, ठीक है ना? क्लियर? और तीसरा है भावनाओं को समझना। हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके भाव हाव देख करके पहले हमने पहचाना और फिर उसके बाद समझना शुरू किया। अब यह है भावनाओं को समझना। जिन भावनाओं को हम अनुभव करते हैं उनके कई प्रकार के अर्थ हो सकते हैं। यदि कोई गुस्से वाली भावना व्यक्त कर रहा है तो पर्यवेक्षक को उसके गुस्से का कारण और इसका क्या मतलब हो सकता है इसकी व्याख्या करनी होती है, ठीक है ना? भाई कोई गुस्सा कर रहा है, गुस्से के भी दो वाजिब कारण हो सकते हैं। क्या बता जो गुस्सा कर रहा हो वो आपसे ईर्ष्यावश कर रहा हो, ये भी एक पक्ष है। दूसरा गुस्सा हो सके उसमें आपकी चिंता हो, ये भी हो सकता है गुस्सा, ठीक है ना? आप पढ़ नहीं रहे हो तो आप पे चिल्लाएंगे माँ बाप आपके, पढ़ नहीं रहे हो, इस बार भी फेल हो जाओगे, तो वहां क्या है? वो आपकी चिंता है। तो वहां दो भावनाएं हो गई। तो मतलब कौन सी भावना है, ठीक है ना? ये समझना है कि गुस्सा क्या है, एक्चुअल में है क्या। आगे आइए, भावनाओं का प्रबंधन। यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है ना? क्लियर? भावनाओं को नियंत्रित करना, उचित प्रतिक्रिया देना और दूसरे की भावनाओं का जवाब देना भावनात्मक प्रबंधन का एक पहलू है। मतलब भावना तो हमने समझ लिया, अब देन आफ्टर क्या करना है, भावना का जवाब कैसे देना है। पहले तो भावना हम समझ चुके हैं, पहले पहचाने कि हाँ यार कुछ यहाँ भावनात्मक प्रॉब्लम है, भावना समझे, भावना किस तरह की है वो समझे। अब देन आफ्टर उसका रिजल्ट देना है, उसका हमको क्या देना है? प्रतिक्रिया देनी है। प्रतिक्रिया का मतलब क्या? रिजल्ट। ये कैसे होगा? आप अगर वाकई कोई गुस्सा कर रहा है तो गुस्से का कारण आपको समझ करके ठीक उसी तरीके से आपको बिहेव करना है, ठीक? सकारात्मक गुस्सा है तो भाई आपको थोड़ा सा आपको नम पड़ना पड़ेगा, ठीक? ये थोड़ी ना कि जा करके उसका बाल पकड़ करके शुरू हो जाए, ऐसे थोड़ी ना होगा। तो ये प्रतिक्रिया है, ये क्या है? प्रबंधन। इनको क्या कहते हैं? प्रबंधन, ठीक है ना? भावना के अकॉर्डिंग एक्शन लेना, ये क्या हो गया? ये प्रबंधन हो गया, ठीक है ना? क्लियर? और आप एक ऐसे दायित्व पे जा रहे हैं, आईएएस की तैयारी है, पीसीएस में है, आप अगर बनते हैं तो ऐसे निश्चित रूप से मतलब समस्याएं आएंगी आपके सामने जहां इन तरह के चीजों को समझना पड़ेगा। कभी लगेगा कि आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन नहीं, आपको वो थोड़ी ना है, आप आम आदमी थोड़ी ना है कि हर तरह से आप एक्शन ले सकते हैं, ठीक है ना? कि तुरंत रजनीकांत बन जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना है, ठीक है ना? हर अवस्था में पेशेंस रखते हुए आपको निर्णय लेना। तो ये दैट वन इज मैनेजमेंट, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? प्रबंधन, ठीक है ना? अब इसको उदाहरण से भी समझेंगे, लेकिन हम पहले सॉल्वेमेयर का समझाना चाह रहे थे कि आपको कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं यहाँ, ठीक है ना? क्लियर? अब जरा सॉल्वेमेयर ये डेनियल गोलेमैन का है, ठीक? अब डेनियल गोलेमैन से पहले हम लोग सॉल्वेमेयर का है, जैसे ये सबसे पहले किसका है? सॉल्वेमेयर का ही है, गायब ही हो गए क्या? ये यही है ना?
सॉल्वे मेयर। आइए सॉल्वे मेयर का जानते हैं। पहले क्या है, भावनाओं को प्रत्यक्ष करने की क्षमता। ठीक, प्रत्यक्ष का मतलब आइडेंटिफिकेशन ही यहां से। ठीक, भावनाओं का प्रयोग चिंतन को प्रेरित करने के लिए, चिंतन यानी सोच समझने के लिए। भाई चिंतन, भावना को देखा तो चिंतन करने लगे कि यार आखिर ये ऐसी भावना क्यों, कारण क्या पीछे है। ठीक, फिर भावनाओं को समझा और देन आफ्टर प्रबंधन किया। प्रबंधन का मतलब यहाँ क्या, प्रतिक्रिया। ठीक है ना, क्लियर। आइए यहाँ पहले क्या है, परसीविंग इमोशंस। ठीक है ना, भावनाओं को प्रत्यक्ष करना मतलब क्या है, इंद्रियों के अनुभव के माध्यम से कोई ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात देखकर, सुनकर, स्पर्श आदि के माध्यम से कुछ जानना। जानना का मतलब क्या, आइडेंटिफिकेशन, परसीव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं। किसको, इमोशंस को, मतलब आइडेंटिफाई यहां कर रहे हैं। कैसे कैसे कर रहे हैं, देख करके, सुन करके, स्पर्श करके, मतलब ये सारे ही प्रक्रियाएं हो सकती हैं। ठीक है ना, क्लियर। इस योग्यता के अंतर्गत यह अपेक्षा है कि व्यक्ति दूसरे के चेहरे, अन्य शारीरिक अभिव्यक्तियां, ठीक है ना, जो भी एक्सप्रेशंस हैं, ठीक, ध्वनियां, ठीक, आवाजों और चित्रों आदि को देखकर यह अनुमान कर सके कि इस व्यक्ति की मन स्थिति क्या है। भाई आवाज भी बता देता है, ठीक है ना, आवाज तो पहचान हो जाती है कैसा बोला है। ठीक है ना, क्लियर। तो ये चीज है। इस योग्यता का विशेष स्तर वहां दिखता है जहां कोई व्यक्ति अपनी मन स्थिति को छिपा रहा है। ठीक है ना, उस जगह ज्यादा इसका असर दिखता है। और तय भी दूसरा व्यक्ति बहुत सीमित संकेतों से उसे पहचान ले। कई बार तो परस्पर विरोधी संकेतों से भी मन स्थितियों को भापना पड़ता है। ठीक है ना, जैसे अब उदाहरण के द्वारा चारों कंडीशंस समझिए। उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, हम लोग कौन सा उदाहरण पढ़ रहे हैं, परसीविंग। ठीक है ना, परसीविंग इमोशंस। तो परसीविंग इमोशंस में कैसे, किसी हंसते हुए व्यक्ति को यह देखकर अनुमान कर लेना कि यह भीतर से खुश नहीं है। ठीक है ना, जाहिर सी बात है, उस पर तो जगदीश सिंह ने गाना भी लिख दिया है, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या दर्द है जो छिपा रहे हो, है कि नहीं है। वही कंडीशन है यहाँ। ठीक, कहने का मतलब क्या कि किसी हंसते हुए व्यक्ति को देखकर यह अनुमान कर लेना कि वह भीतर से क्या है, खुश नहीं है, लेकिन वो आउट शो कर रहा है क्या, कि वो भीतर से खुश है। ठीक है ना, क्लियर। दूसरा क्या, खिलौने की जिद करते हुए किसी बच्चे को रोते देखते हुए यह पढ़ पाना कि उसके आंसू कैसे हैं, दिखावटी है। अब खिलौना नहीं मिला तो बच्चा क्या करने लगा, फूट फूट के रोने लगा, चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, वो पता चल रहा कि दिखावटी है। और कोई व्यक्ति है हंस रहा है, केवल हंस रहा है, लेकिन अंदर अपने दुख को क्या किया हुआ है, समेटे हुआ है। तो यहां इमोशंस को हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। दैट मीन्स परसीविंग द इमोशंस। इसको हम लोग क्या किए, परसीविंग द इमोशंस। ये कला आप में बहुत होनी चाहिए। जैसे ये आईएएस ही नहीं, आप सिविल सर्विसेज ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में ये कारगर है। ठीक है ना, आप बिजनेसमैन हो, उस जगह जब आपका बिजनेस तब तक नहीं चल सकता है ढंग से जब तक आपके अंडर आप अपने कर्मचारियों के बारे में सब कुछ न जाने। ठीक है ना, उनके दुख दर्द सारे बांटेंगे, हर चीज वो करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो भी आपके घाटे में, ठीक है ना, आपके साथ खड़े रहेंगे। ठीक है ना, केवल आप घाटे के समय उनको याद करेंगे, मुनाफे के समय पहचानने से भी इनकार कर देंगे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो आपको हानि होगी। ठीक, तो वही चीज है कि यहाँ क्या है, परसीविंग का मतलब यहाँ क्या हो गया, टू आइडेंटिफाई, यहाँ क्या करना, पहचानना। ठीक, आगे आइए,
यह क्षमता सिर्फ दूसरों के संबंध में काम नहीं आती, बल्कि अपनी मनस्थिति, भावनाओं और आकांक्षाओं इत्यादि के स्तर पर भी क्या करती है, काम करती है। ठीक, कई बार कई व्यक्ति परेशान होते हैं, किंतु उन्हें पता नहीं होता कि वे क्यों परेशान हैं। मन में परेशानी चल रही है, लेकिन एक्चुअल वो खुद नहीं जज कर पा रहे हैं कि यार मेरी तैयारी न होने की वजह से परेशानी है, कि वो पापा कल सिलेक्शन के लिए डांटे थे उसकी वजह से परेशानी है, कि कल रात में मुझे पिज्जा नहीं मिला था उसकी वजह से मैं परेशान हूँ। ठीक है ना, तो देयर आर वेरियस ऑप्शंस, लेकिन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, कि हम क्यों परेशान हैं। कई बार कई व्यक्ति परेशान होते हुए नहीं पता चलता। इसका अर्थ यह है कि वे अपनी मन स्थितियों को ठीक से पढ़ने में क्या है, असमर्थ है। ठीक है ना, क्लियर। हो सकता है कि एक छोटी सी घटना उन्हें परेशान कर रही हो, परंतु सचेत स्तर पर अपनी परेशानी का कारण खोजते हुए वे उस घटना का विचार नहीं कर रहे हों। जाहिर सी बात है। मान लीजिए कि ऐसे भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने मान लीजिए पिज्जा का जिद कर दिया, किसी ने आपको डांट लगा दी है, छोटे बच्चों की तरह जिद करते रहते हो, वो बात लग गई आपको अंदर से, वो दुख है अंदर से, लेकिन आप उस तरफ आपका ध्यान ही नहीं जा रहा। आपका ध्यान केवल और केवल किस पे जा रहा है, पढ़ाई पे और अन्य चीज़ों पे, कि यार पापा उसके लिए भी डांटे थे, कहीं उसके लिए तो हम नहीं परेशान। ठीक, समझ रहे हैं। तो आप अपनी मन स्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं कि ठीक, मतलब हम क्यों वरीड हैं, ठीक है ना, चिंता में। ठीक, उस चिंता को आपको पहचानना है, और आपने चिंता को पहचान लिया, चाहे अपना हो चाहे दूसरे का हो, तो इसी को कहते हैं परसीविंग इमोशंस। ठीक है ना, टू आइडेंटिफाई द इमोशंस। तो सॉल्वे का पहला सिद्धांत क्या, परसीविंग इमोशंस। समझ में आया। ठीक, दूसरे पे आइए। दूसरा है भावनाओं को चिंतन प्रक्रिया से जोड़ पाने की योग्यता। भावनाओं को चिंतन प्रक्रिया से जोड़ पाने की योग्यता। चिंतन प्रक्रिया का मतलब क्या हो गया, थॉट प्रोसेसेस, सोचा, ठीक है ना, उसके बारे में सोच रहे हैं। ठीक, तभी समझ में आएगा। ये भी आइडेंटिफिकेशन में ही आ रहा है। ये दोनों ही क्या हो रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन। या आप जैसे यहां चिंतन प्रक्रिया है, वहां क्या था, तर्क था। याद कीजिए, उस किताब में हमने जो दूसरे किताब की थ्योरी दिखाई थी, उसमें क्या था, तर्क, लॉजिक्स लगाना। तो लॉजिक्स लगाना, चिंतन कार्य करना, थॉट प्रोसेसेस लगाना, ये सब अंडरस्टैंडिंग में आता है। ये सब किस में आता है, अंडरस्टैंडिंग में आता है। तो भावनाओं को चिंतन प्रक्रिया से जोड़ पाने की योग्यता, यूजिंग इमोशंस टू फैसिलिटेट थॉट प्रोसेसेस, यह पहली क्षमता की तुलना में अधिक परिपक्वता की स्थिति है। परिपक्वता यानी मैच्योरिटी। ठीक है ना, जब हम किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं को पढ़ लेते हैं, तो प्रायः तत्काल भावनात्मक प्रतिक्रिया कर बैठते हैं। ठीक है ना, क्लियर। पढ़ लेते हैं तो भावनात्मक प्रतिक्रिया कर बैठते हैं। जैसे मान लिया कोई क्रोध में है और आपसे बिल्कुल एकदम तेजी से बोल दिया गुस्सा करके, तो तुरंत आप प्रतिक्रिया देते हो, ठीक से रहो। ठीक, ये प्रतिक्रिया है। ठीक है ना, क्लियर। आपने क्या किया, भावनाओं को पढ़ लिया और तत्काल ही प्रक्रिया दे बैठा। ठीक, तथा उस जानकारी को चिंतन से नहीं जोड़ पाते हैं कि आखिर वो गुस्सा क्यों है। आप भी तुरंत एक्शन दे दिए। ठीक, उदाहरण के लिए अगर किसी मित्र से बात करते समय उसके चेहरे के भाव को से हमें प्रतीत हो कि वह हमसे गंभीर रूप से नाराज है, इस जानकारी या सूचना के दो परिणाम हो सकते हैं। ठीक है ना भाई, नाराजगी दो कारण से हो सकती है। पहला यह है कि हम तुरंत भावनात्मक प्रतिक्रिया करें, जैसे झुंझलाना, लड़ना और चिल्लाना। ठीक भाई, जाहिर सी बात है हमारी प्रतिक्रिया पहले क्या होगी, झुंझलाएंगे, हो सके चिल्ला दे कस के। तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी। ठीक, उसके बाद लड़ना, हो सके एक दो मुक्का भी दे दो, ये भी तो प्रतिक्रिया में शामिल है। ठीक, अब भाई प्रतिक्रिया का आवेग कैसा है ये तो ठीक है ना, क्लियर। तो यही जानना है। दूसरा यह है
कि कोई भी प्रतिक्रिया करने से पहले इस जानकारी का विश्लेषण करें। ठीक, अगले ने चिल्ला दिया आप पे तो आप तुरंत एक्शन नहीं लिए। ठीक, शांत हो, सोच रहे हो कि आखिर चिल्लाया क्यों। ठीक, उसके बाद क्या है, अर्थात यह सोचे कि इस नाराजगी का कारण क्या हो सकता है। कहीं मैंने कोई ऐसा व्यवहार तो नहीं किया जिससे जो उसकी गरिमा के विरुद्ध हो। ठीक है ना, अक्सर ऐसा होता है, लेकिन लोगों के फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, टिट फॉर टैट। ठीक है ना, जैसे को तैसा, तुरंत हम प्रतिक्रिया देंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ लगा देंगे। ठीक है ना, क्लियर, न्यूटन्स थर्ड लॉ लगा देंगे, ये ध्यान में रखिए, ऐसा होता है। ठीक, तो ये चीजें हैं। ठीक, इसी तरह से एक बार इंटरव्यू में था कि इंटरव्यू में हमी से पूछा कि आप किस बैकग्राउंड के हैं, तो ने कहा कि भाई साइंस बैकग्राउंड के हैं। उनके हिसाब से साइंस बैकग्राउंड, और फिर फाइनली हमसे पूछा गया कि साइंस में आपने न्यूटन्स लॉ पढ़ा होगा, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ को आप अपने जीवन में कैसे देखते हैं। ठीक है ना, हमसे ये पूछ सकते हैं, तो आपसे क्या भावनात्मक बुद्धिमत्ता में नहीं पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता को आप कैसे समझते हैं अपने जीवन में। ठीक है ना, तो यही चीजें हैं। ठीक, यहाँ क्या है कि भावनाओं को पहले समझना। ठीक है ना, कि भाई हमने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया जो उसकी गरिमा के विरुद्ध हो। ठीक, तत्काल भावनात्मक प्रतिक्रियाएं करने से संबंध बिगड़ते हैं। ऐसे व्यक्तियों में तीव्र भावुकता भले ही हो, लेकिन भावनात्मक बुद्धिमत्ता कम होती है। ठीक है ना, क्लियर। देखिए, भावुकता होना और भावनात्मक बुद्धिमत्ता होना दो अलग अलग चीजें। ठीक, यहां वो संदर्भित बता है। देखिए क्या कहा है, तत्काल भावनात्मक प्रतिक्रिया करने से संबंध बिगड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति में तीव्र भावुकता भले ही हो, मतलब वो तुरंत ही इमोशनल हो जाता है, भले ही हो, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है तो काम क्या होगा, बिगड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर। जो व्यक्ति EI, ठीक है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, भावनात्मक बुद्धिमत्ता की दृष्टि से मैच्योर होगा, वह भावनाओं संबंधी जानकारी का प्रयोग उन्हें वैचारिक पक्ष से जोड़ने में करेगा। मतलब वो सोचेगा कि काहे आखिर ये गुस्सा है। ठीक है ना, अगर ये इसने एक्शन किया है, ठीक है ना भाई, हम तो उसके एक्शन से भी भावनाओं को समझ रहे हैं, उसके आवाज से भी समझ रहे हैं, ध्वनि से भी समझ रहे हैं, स्पर्श से भी समझ रहे हैं, सारी चीजों से समझ रहे हैं। ठीक, ये आइडेंटिफिकेशन में आता है, हमने समझ लिया। तो हमारा की जो पक्ष है वो कैसा होना चाहिए, वैचारिक होना चाहिए। ठीक है ना, वैचारिक। तत्काल प्रतिक्रिया आपको नहीं देना है, आपको क्या करना है, वैचारिक प्रभाव दिखाना है कि भाई आखिर गुस्सा क्यों है, उस कारण को समझना होगा। अब आइए भावनाओं को समझना, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। इसका अर्थ है दूसरे की या अपनी भावनाओं को सूक्ष्मता के स्तर पर पहचानना। दूसरे की भावना को क्या, सूक्ष्मता स्तर पर, ठीक है ना, क्या करना, पहचानना। कि जैसे गौरतलब है कि छोटे बच्चों की भावनाएं प्रायः क्या होती हैं, सरल होती हैं, अर्थात सकारात्मक, नकारात्मक, सुखात्मक और दुखात्मक। ठीक, वो कुछ भी हो सकती है। छोटे बच्चे एक्सप्रेस कर देते हैं, उनमें वो मैच्योरिटी लेवल नहीं होता है। गुस्सा है तो बच्चा गुस्सा दिखाएगा, नहीं खाना खाएगा जब तक आप उसको पिज्जा नहीं खिलाओगे, आजकल के बच्चे। ठीक, क्लियर। और वो खूब हंसेगा, खूब खुश रहेगा, सकारात्मक भाव रहेगा जब तक कि उसका पिज्जा खत्म ना हुआ हो। ठीक है ना, तो ओवरऑल क्या है, बच्चे स्पष्ट कर देते हैं। इसी वजह से उसको क्या कहा जा रहा है, सरल। ठीक है ना, भावना कैसी है, सरल। किंतु व्यक्ति जैसे जैसे मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, उसके मन में विभिन्न भावनाओं के अलग अलग संयोजन सक्रिय होने लगते हैं। ठीक है, क्लियर। उदाहरण के लिए अगर दो व्यक्ति किसी पर क्रोधित हो रहे हो तो भी हो सकता है कि एक व्यक्ति के क्रोध में क्रोध और चिंता का संयोजन हो, ठीक, और दूसरे में क्रोध और घृणा, घृणा यानी ईर्ष्या,
अभी मैंने आपको बताया कि भाई क्रोध अगर है आदमी तो उसके दो कारण हो सकते हैं। हो सके वो हम पे क्रोधित इस वजह से हो रहा हो कि हमारे लिए वो चिंतित हो, एक चिंता की भावना दिख रही हो, ठीक है ना। और एक क्रोध इस वजह से हो ताकि वो घृणा कर रहा हो, ईर्ष्या के कारण हो, ठीक है ना। तो दो लॉजिक्स हो सकते हैं। कभी कभी तो परस्पर विरोधी भाव भी एक साथ सक्रिय हो सकते हैं। जैसे किसी माता या पिता का अपने बेहद शरारती बच्चे के प्रति एक साथ क्रोध और करुणा से भरा होना, ठीक है ना। भाई क्रोध और करुणा दो परस्पर विरोधी गुण हैं, है कि नहीं है? भाई क्रोध अलग है, करुणा अलग है, और दोनों परस्पर विरोधी हैं और दोनों एक साथ आ रहा है, ठीक। बच्चे पे गुस्सा भी आ रहा है और बच्चे के साथ करुणा भी है कि हम उस लेवल तक नहीं जा सकते, ठीक है ना, क्लियर। तो मतलब अपने गुस्से को क्या कर लिया, कंट्रोल किया, ठीक है ना, क्लियर। चाहते तो एक जड़ देते बच्चे के यहाँ 5 उंगलियां आ जाती, ठीक। तो बच्चे पे गलत इंपैक्ट पड़ता, बच्चे पे क्या पड़ता, गलत इंपैक्ट पड़ता। क्योंकि आजकल देखिए, आजकल के परिवेश में इन चीज़ों का बड़ा महत्व है, ठीक है ना, कि कैसे किस तरह से हम कंडीशंस को हैंडल करें, ठीक है ना, आराम से समझा सकते हैं। पहले के ज़माने में क्या था, बच्चों के साथ ये होता था कि निंदक नियरे राखिए तामे कुटीर छवाए, ठीक है ना। निंदा करने वाले को अपने साथ रखने का गुण बताया जाता था, ठीक है ना, क्लियर। आज भी वो प्रासंगिक है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि नहीं है, लेकिन अगर रोज ही किसी की निंदा होने लगे, समझ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसका मतलब एक लेवल वो अपने पे शक करने लगेगा, जिस हिसाब से माहौल है। आप बच्चे को इस तरह से भी समझा सकते हैं कि भाई देखो, तुम अच्छा कर रहे हो और अच्छा कर सकते हो। आपने क्या किया कि उसमें कमी भी निकाल दी और उसको प्रोत्साहित भी कर दिया। देखो तुम अच्छा कर रहे हो, कोई वो नहीं है, ट्रैक थोड़ा गलत है, इस ट्रैक पे आ जाओ, हो सके तुम और अच्छा कर जाओ। ये भी एक कहने का तरीका है। तो आपको कंडीशंस समझनी पड़ेंगी कि कैसे क्या होता है, ठीक है ना, क्लियर। ये चीजें तो वही है कि परस्पर विरोधी गुण भी आ रहे हैं, ठीक है ना, उसके बावजूद जो है अब वहां ये समझना ही पड़ेगा। आगे दिया हुआ है, जैसे हम अपनी या अन्य व्यक्तियों की भावनाओं के प्रति सटीक प्रतिक्रिया तभी कर सकते हैं जब हमें स्पष्ट समझ हो कि उनके मनोभाव में कौन कौन सी अनुभूतियां शामिल हैं, ठीक है ना, क्लियर। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्तियों में विशेषता होती है कि वे जटिल से जटिल मनोभाव को भी सरल हिस्सों में बांट कर समझते हैं, ठीक है ना। कई कंडीशंस में मतलब टुकड़ों में तोड़ तोड़ करके, ऐसा भी हो सकता है, क्या पता है ऐसा हो, नहीं ऐसा भी होगा, कई टुकड़ों में उसको बांट करके वो क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो अंडरस्टूड कर रहे हैं, ठीक। अब इसमें क्या है, भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्तियों में विशेषता ये तोड़ बांट करके समझते हैं और एकदम समरूप सी दिखाई देने वाली भावनाओं में भी सूक्ष्म अंतर कर लेते हैं, ठीक। अब यहां है, जैसे एग्जाम्पल समझिए कि डांटते हुए मित्र को इस भाव को समझना कि दरअसल वह क्रोध में नहीं बल्कि हमारी चिंता से परेशान है, और बधाई देते हुए इसका ठीक उल्टा है। एक शत्रु, एक बधाई देता हुआ शत्रु है, ठीक है ना, उसकी मुस्कुराहट के भीतर यह देख पाना कि इसमें प्रतिस्पर्धा भाव और दिखावा ज्यादा है, ठीक है ना। भाई प्रतिस्पर्धा भाव की बात कर ले, भाई अगर शत्रु है तो वो जाहिर सी बात है प्रतिस्पर्धा एक रहेगा, ठीक, और दिखावा ज्यादा रहेगा, और सब चीज इसकी मुस्कुराहट के पीछे है। भाई शत्रु हमेशा आपसे बात करेगा कैसे, मुस्कुरा करके। मुस्कुराना क्या है कि आपकी क्षमता को आधा करने से, ठीक। आप उसकी अगर आप शत्रु हो तो पक्का है कि मुस्कुराहट देख करके उसकी आप खुद आधे हो जाओगे,
हो गए कि नहीं, भावनात्मक रूप से। तो यहां यही चीजें हैं। उसी तरह मित्र है, मित्र अगर गुस्सा दिखा रहा है तो आप परेशान नहीं होते हो उससे, बल्कि अगर बोल रहा है, चिल्ला रहा है आपके ऊपर, तो आप हंस के टाल दोगे, अरे ठीक है कर लेंगे, ऐसे ही करोगे ना। लेकिन शत्रु के सामने ऐसे थोड़ी ना होगा, ठीक। तो परस्पर यहां उल्टे वो हैं, ठीक। इस योग्यता के कुछ उदाहरण है, तो ये अंडरस्टैंडिंग हो गया। अब आते हैं भावनाओं का प्रबंधन, यानी मैनेजिंग इमोशंस। कैसे हम प्रबंधित करें, ठीक है ना, हाउ टू मैनेज द इमोशंस, ठीक। जानिए, जैसे दिया हुआ है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सबसे जटिल पक्ष है ये कौन, मैनेज करना, ठीक। आप पहले पहचाने, समझे, अब आपको मैनेज करना है। इसी पे सारा दारोमदार है, इसी पे सारी डिसीजन मेकिंग है। मानते हैं कि नहीं? कोई भी डिसीजन आपके मैनेजमेंट पे ही आधारित है, ठीक। यहां डिसीजन मेकिंग है, ठीक। कैसे, जानिए, इस क्षमता को साध लेना इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति भावनात्मक बुद्धिमत्ता के ऊंचे स्तर पर है, ठीक है ना। जैसे सफल समाज सुधारकों तथा राजनेताओं में इस क्षमता का होना अनिवार्य है। जैसे अब आप ये कहिए कि क्या कहते हैं, जैसे अब खुले मंच पे तो ऐसा बोल नहीं सकते हैं, कुछ उदाहरण ऐसा हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी राजनेता की कोई ट्रोलिंग कर रहा है, ठीक है ना, ट्रोलिंग कर रहा है, वो राजनेता ये कह रहा है कि अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं देख लूंगा, ठीक है ना, मेरी सरकार आई तो मैं क्या कर लूंगा, देख लूंगा। जाहिर सी बात है कि जिस राजनेता में बदले की भावना होगी, क्या जनता उससे कुछ प्रेरणा ले सकती है? नहीं ले सकती है, ठीक है ना, क्लियर। और मान लीजिए किसी राजनेता की ट्रोलिंग हो रही है, तो उस राजनेता के ये विचार हैं कि भाई हमारी चर्चा इस वजह से हो रही है कि कहीं ना कहीं हम प्रसिद्ध जरूर हैं, सफल जरूर हैं, क्योंकि सफल लोगों की क्या होती है, चर्चा होती है। दोनों आयाम परस्पर विरोधी हैं, अलग अलग हैं, उल्टे हैं, लेकिन एक्शन क्या था, एक था। समझना क्या था, मैनेज उसको करना क्या था, दो तरीके। एक, आप सीधे धमकी दे दिए, क्या मेरी सरकार आएगी तो मैं क्या करूंगा, देख लूंगा, ठीक है ना, जिसने मुझे ये कहा है, ठीक। और दूसरे लफ्जों में आप क्या कहोगे कि भाई बुराई करना लोगों की फितरत है, और बुराई उसी की होती है जो सफल व्यक्ति होता है, जिसको लोग जानते हैं। जिसको लोग जानते ही नहीं हैं उसको क्या बुराई करेंगे, ठीक। तो ये दो परस्पर विरोधी क्या हैं, उत्तर हैं और मैनेजमेंट के तरीके हैं, ठीक। तो ये क्या है, मैनेज करना, निर्णय लेना, ठीक है ना, क्लियर ये चीज। अब आइए, यहां क्या है कि समाज सुधारक और राजनेता में इस क्षमता का होना क्या है, अनिवार्य। इसके दो पक्ष हैं। पहला क्या है, भावनाओं को अभिव्यक्ति करने से पहले ही प्रतिबंधित कर देना। भाई इससे पहले हम एक्सप्रेस करें उसको क्या कर दें, प्रतिबंधित कर दें, यहाँ सॉरी प्रबंधित कर दें। और यहाँ प्रबंधित का मतलब प्रतिबंधित ही है एक हिसाब से, ठीक है ना। प्रबंधित का मतलब एक हिसाब से क्या है, प्रतिबंधित ही है, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। हम एक्सप्रेस कुछ भी करें गलत, इससे पहले अपने को क्या कर दें, रेस्ट्रिक्ट कर दें, ठीक है ना, क्लियर। भावनाओं की अभिव्यक्ति को प्रबंधित करना, ठीक। दो तरीके हो गए। पहले पक्ष में क्या है, पहला पक्ष ये कहा है कि भावनाओं को अभिव्यक्ति करने से पहले प्रबंधित कर देना, मतलब बिना एक्सप्रेस किए ही हम क्या कर दिए, मैनेज कर दिए। कैसे जानिए, पहले पक्ष में व्यक्ति अपनी भावनाओं का मूल्यांकन करे, और यदि वे भावनाएं या उनकी तीव्रता अनुचित है तो उन्हें अभिव्यक्ति के बिंदु तक पहुंचने से पहले क्या कर दें, रोक दें, यानी रेस्ट्रिक्ट कर दें, प्रतिबंधित कर दें, है कि नहीं है, ठीक। उदाहरण के लिए, किसी मित्र के प्रति तेज क्रोध आने पर यह समझ पाना कि उसके संपूर्ण योगदान को देखते हुए न तो यह क्रोध उचित है और न इसकी तीव्रता, ठीक है ना, क्लियर।
मान लीजिए कोई मित्र जो है रोज आना आपका होमवर्क पूरा कर देता है, ठीक है ना, क्लियर, होमवर्क क्या कर देता है, पूरा कर देता है, या आपको नियम से जो क्लास में पढ़े वो आकर के आप किसी वो कारणवश आप क्लास में नहीं आ पा रहे हो, सारी चीजें उपलब्ध करा दे रहा है आपको, ठीक, क्लियर, ये भी बहुत बड़ी चीज, ठीक। और उस मित्र ने एक दिन क्या किया, ठीक है ना, आपसे कह दिया कि भाई आते कहीं नहीं हो, कल से हम नहीं पहुंचा पाएंगे, तो आप आवेश में आ गए, तो ज्यादा वो नहीं, तो मतलब ओवरऑल क्या, ये चीजें क्या रही, गलत रही। आपको किसी भी एक्शन को देखने से पहले अपने को प्रतिबंधित करना चाहिए कि उसके कार्यों को देखना कि उसने क्या क्या किया है, ठीक है ना, क्लियर। तो सबसे पहले अभिव्यक्त करने से पहले प्रबंधन, अभिव्यक्त करने से पहले प्रबंधन मतलब एक्सप्रेस्ड, जो भी आप एक्सप्रेशन देने वाले हैं उससे पहले अपनी भावनाओं को, इमोशंस को क्या करें, मैनेज करें, ठीक है ना। और एक क्या है, डायरेक्ट ही मैनेज कर देना, ठीक है ना, मतलब बिना एक्सप्रेशंस को रोके। दूसरा क्या है, यहां तीव्रता, किसी दूसरी स्थिति में ऐसा हो सकता है कि भाव तो उचित हो किंतु उसकी तीव्रता क्या है, अनुचित हो, ठीक। दोनों ही स्थितियों में अपने मन का संतुलन की स्थिति में ले आना बुद्धिमत्ता की पहचान है। इसके कई तरीके हो सकते हैं, जैसे अपने ध्यान को भटकाना, कुछ समय के लिए खुद को उस परिस्थिति से अलग कर लेना, ठीक है ना, तेज सांस लेना और विषय बदल देना। कई लोग मेडिटेशंस में ये सिखाते भी हैं, ठीक है ना, कि गुस्सा आए, एक मेडिटेशन वाला मैं देख रहा था तो उसमें बताते भी थे कि आपको अगर किसी भी उस पर गुस्सा आ रहा है अचानक से, तो आप क्या कीजिए, मुट्ठी बांध लीजिए, 5 तक गिनती कीजिए, एक एक मुट्ठी छोड़ते रहिए, तेज सांस लीजिए, अप डाउन कीजिए, हो गया, ठीक, शांत हो जाते हैं। या किसी दूसरे मुद्दे पर क्या हो जाए, हम बात करने लगे, ठीक है ना, सोचने लगे, तो वो जो मुद्दा जिसमें जहाँ ऐसा लगता है कि वहाँ हमारी कुछ प्रतिक्रिया करने से हमारी बात बिगड़ सकती है, कम से कम आप उससे राहत में रहेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। दूसरा स्तर, भावनाओं को सीधे अभिव्यक्त के स्तर पर प्रबंधित करना। जैसे यदि भावनाएं बहुत आक्रामक हो तो भी उनकी अभिव्यक्ति में इतना संतुलन जरूर होना चाहिए कि वे भावी संबंधों में आक्रामकता न पैदा कर दें। उदाहरण के लिए, यदि कोई युवक अपने पिता से मतभेद रखता है, मान लीजिए पिता और पुत्र में क्या है, मतभेद है, ठीक है ना, क्लियर। बच्चे को ये लगता है कि यार कुछ भी अगर वो बोलेंगे तो मैं भी बहुत जल्दी बोल दूंगा, और बोलेगा तो जाहिर सी बात है कि वो रिस्पेक्ट के खिलाफ होगा। तो ऐसी कंडीशंस में वो क्या कि अपने विचारों को किसी कागज पे लिख करके वो क्या कर सकता है, दे सकता है, ठीक है ना। ये कंडीशंस है। जैसे देखिए, उदाहरण के लिए कोई युवक है, अपने पिता से मतभेद रखता है और उस मतभेद को पीढ़ी संघर्ष के कारण सुलझाना संभव नहीं हो पाता। जाहिर सी बात है कि आपके पिता के समय में, आज ये चीजें जनरली कि पिता के समय में कुछ और जनरेशन थी, पता है, यहाँ जनरेशन गैप हो जा रहा है। एक डिकेड में, आज डिकेड क्या छोड़िए, हाफ डिकेड में कई बदलाव आ जा रहे हैं, हो जा रहे हैं, ठीक भाई। क्या था कि जैसे आज क्या है कि आपका काम बिना इसके नहीं हो सकता है, पिताजी के जमाने में ये था नहीं, आया भी तो लेट, ठीक है ना, मतलब एकदम रिटायरमेंट के समय तो उनको कार्य प्रणाली आई ही नहीं, ठीक, क्लियर। आप क्या है, ऐसे आप जेनजी समूह के हैं, ठीक है ना, आप जेनजी में आ रहे हैं, तो जेनजी में क्या कि भाई वो हर चीजें बिल्कुल अपडेट हैं, ठीक है ना, हर चीज अपडेटेड वर्जन में है, ठीक है ना, क्लियर। और आने वाले समय में तो अब जो बच्चे पैदा होंगे वो तो जेन बीटा हो रहे हैं 2025 में, हाँ भाई 2017 से ले लीजिए, 2013 से, 2013 के बाद से जेन अल्फा चले, जेन अल्फा चले 2025 तक, और जो 2025 के बाद के बच्चे हैं वो जेन बीटा कहला रहे हैं। वो क्या कहला रहे हैं, जेन बीटा। और उससे पहले वाले जेन जी, उससे पहले वाले क्या हैं, जेन जी। मतलब जो 99
या 98 के समय या 97 है, 97, 98, 99 इस समय के बर्थ वाले हैं, वो क्या कहला रहे हैं? वो जेन जी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब एक कैटेगरी बांटी गई है, जनरेशंस बांटे गए, ठीक है ना। इन जनरेशंस में तुरंत ही मतलब समझ रहे हैं अपडेशंस ज़्यादा है, तो ओवरऑल ये चीज़ें देखनी है। उनका जनरेशन कुछ और था, तो किसी भी बात पे मतभेद, मान लीजिए मोबाइल को ही लेके हो गया कि हमेशा मोबाइल में लगे रहते हो, पता चला आप पढ़ाई के लिए मोबाइल में लगे हो, सकारात्मक भाव से लगे हो, उनको लग रहा है कि नकारात्मक भाव से लगा है, ठीक। हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो कि मतलब आपके कमरे में गए तो पता चला आप शाहरुख खान के गाने सुन रहे हो, तो उनको ये फील हो गया कि बेटा हमारा क्या कर रहा है, हमेशा जब भी मोबाइल चलाता है तो वो गाने सुनता है, एक भाव आ गया, ठीक। और हम यहाँ क्या है, हम उस सकारात्मक भाव में जी रहे हैं कि भाई हमको ये चाहिए ही चाहिए, बिना इसके तो हमारा काम ही नहीं चल सकता है। आज बात भी सही है, जैसे हम अगर ग्रुप सी की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमको एक लैपटॉप चाहिए ही चाहिए, चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि भाई तैयारी से ही काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि ग्रुप सी में मैक्सिमम नौकरियां जो हैं वो किस पर हैं? टाइपिंग आधारित हैं या शॉर्ट हैंड आधारित। बिना टाइपिंग किए लैपटॉप पे टाइपिंग नहीं करोगे तो कहाँ करोगे? मोबाइल्स पे तो होगा नहीं, ठीक है ना। मोबाइल्स पे लोग कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है, ठीक है ना, क्लियर। तो चीजें क्या हैं कि आदमी उस एक साधन के रूप में उसको कर रहा है, अगर उस तरीके को गलत देखा जाए तो कहीं ना कहीं मतभेद होना स्वाभाविक है, ठीक है ना। तो वही चीज इस उदाहरण में कहा है कि पिता का यहाँ क्या है कि उसे अपनी बात जरूर रखती, यहाँ दिया है मतभेद रखता है, और उस मतभेद को पीढ़ी संघर्ष के कारण सुलझा पाना संभव नहीं है, ठीक है ना। तो उसे अपनी बात जरूर रखनी चाहिए, ठीक है ना, किंतु विनम्रता के साथ और पिता का सम्मान बनाए रखते हुए, ठीक है ना। ये नहीं कि पिताजी बस बहुत हो चुका, मैं बस्ता टांगा और बाहर, ठीक है ना, फिर मिलेंगे, ठीक। तो ये वाली भावना नहीं होनी चाहिए। आगे दिया हुआ है, यदि बोलते समय वह अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख सकता, ऐसा भी कंडीशंस होता है कि बोलते बोलते हाइपर हो गया, ठीक है ना, सारी विनम्रता, ठीक। तो आपको क्या करना है, उसे लिखित संदेश का विकल्प चुनना चाहिए या परिवार के किसी अन्य सदस्य को क्या कर देना चाहिए, मध्यस्थ बनाना चाहिए, ठीक है ना। भाई मम्मी सबसे करीब रहती है, तो आपने क्या किया कि अपनी माता को अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताया कि यार थोड़ा समझाओ उनको, ठीक है ना, वो नहीं समझ रहे हैं। तो ये चीजें हैं, ठीक है ना, क्लियर। अक्सर आप लोग करते होंगे, ठीक है ना। अच्छा, पापा नहीं समझते हैं? नहीं सर, समझते तो सभी है लेकिन दोनों होता है कभी कभी किसी मैटर को लेकर कंफ्लिक्ट हो गया, ठीक है ना, समझते दोनों लोग हैं, ठीक है ना। हाँ भाई जाहिर सी बात है, क्योंकि वो घर पे रह रही हैं, चीज़ों को समझ रही हैं, पापा को कई सारे काम हैं, ठीक है ना, वेरियस। आप और सबसे बड़ा काम तो आपको लेकर के चिंता, सबको लेके चिंता कि मतलब भाई किस तरह से ये सफल होंगे, ठीक। तो सबके गार्जियंस के मन में चिंता रहती है, ठीक है ना। तो सबको मैनेज करना दोनों लोगों का काम है कि जो भी है जिनसे कन्फ्लिक्ट हुआ हो, दूसरे को मध्यस्थ हम लोग बना लेंगे। उन दोनों लोगों से कन्फ्लिक्ट हुआ तो भाई बहन को बना लीजिए, है कि नहीं है, चाचा चाची बना सकते हैं, चलिए, ठीक। इसी प्रकार कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिए गए प्रेम प्रस्ताव को क्या कर दे, खारिज करना चाहे तो ऐसा कारण स्पष्ट किए जाने चाहिए जिससे उस व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे। तुम इस लायक नहीं हो कहने के बजाय यह कह देना कि मैं पहले से क्या हूं, कमिट हूं, ठीक है ना, क्लियर। या अगले 2 साल तक पढ़ना चाहता हूं या पढ़ना चाहती हूं, ठीक। भाई आजकल जनरली ये चीजें हो रही हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो उसमें ये ना रहे देखा है अपने को कहीं से, ठीक, अक्सर मूवीज और इस सब में दिखाता है, ठीक है ना, या तुम किसी लायक नहीं हो, भाई कैसे कह दिया तुम लायक हो क्या, ठीक। तो ओवरऑल ये सब चीजें देखनी चाहिए कि किसी के आत्मसम्मान को क्या ठेस ना पहुंचे, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, तो ओवरऑल भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपको काफी बुद्धिमान बना रहा है, ठीक। चलिए अब देख लेते हैं डेनियल गोलमैन का मॉडल, ठीक है।
डेनियल गोलमैन मॉडल, ये सॉल्वे मेयर अब आप लोग लिख लेंगे ना, 4 चीजें हैं, ठीक है ना, है तो 3 चीज है, लेकिन आपको केवल उनके जो पॉइंट्स हैं और उसके भीतर जो एग्जाम्पल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्या कर देना है, एक्सप्रेस कर देना है, ठीक है ना, क्लियर। अब आइए डेनियल, अच्छा ये चीजें हैं ना, अकेले में बैठ करके पढ़िए, बड़ा अच्छा लगता है, और उसी में नोट्स बनाइए, चार्ट्स बनाइए, क्योंकि इतनी बड़ी गाथा तो आप लिख नहीं पाओगे, आपको केवल लिखना क्या है, 2 पन्नों में, 2.5 पन्नों में, 3 पन्नों में, ठीक है ना, क्लियर। तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है, उसी के हिसाब से नोट्स बनाइए, चार्ट वाइज बना दिए, परसीविंग इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, ठीक है ना, क्लियर। तो क्या है, कुछ नहीं सर, ये देख रही है ना, तो हम डायरेक्ट उसी पे डिस्कस कर रहे हैं। हाँ ठीक, देखिए तुरंत परसीविंग इमोशंस होने लगा, ठीक है ना, चलिए ठीक। देखिए अब डेनियल गोलमैन थे, इनकी एक किताब थी, उस किताब का ही नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू, ठीक है ना, क्यों ये मैटर करता है आईक्यू से ज्यादा, ठीक है ना, क्लियर, इसी पर है। अब आ जाइए गोलमैन का सिद्धांत। गोलेमैन ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता के 5 योग्यताओं या क्षमताओं का समूह माना था, ठीक है ना, क्लियर। इसको जानिएगा, क्या याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, जिसको न याद हो, हम भी ऐसे ही याद करते थे, ARM, आर्म, सेल्फ आर्म, है ना, A फॉर अवेयरनेस, R फॉर रेगुलेशन, M फॉर मोटिवेशन, ठीक है ना, क्लियर, सेल्फ आर्म, और उसके बाद इम्पैथी, और उसके बाद सोशल स्किल्स, बस याद हो गया, 5 हैं इनके, ठीक है ना, क्लियर। सेल्फ आर्म, A फॉर अवेयरनेस यानी जागरूकता, R फॉर रेगुलेशन, M फॉर मोटिवेशन, ठीक है ना, क्लियर, और उसके बाद इम्पैथी, ठीक, और सोशल स्किल्स। अब ये ना लिख दीजिएगा कि इसकी जगह हम कंपैशन लिख दे रहे हैं या सिंपैथी लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ क्या लिखना है, इम्पैथी, ठीक, और सोशल स्किल्स, ठीक। आगे ये सेल्फ अवेयरनेस, क्या, इसका अर्थ है अपनी भावनाओं, ठीक है ना, अनुभूतियों, ठीक, स्वभाव, मूल्यों, उद्देश्य, क्षमता, कमजोरियों आदि को स्पष्ट, इसका स्पष्ट ज्ञान, साथ में ही यह समझना कि मेरे व्यक्तित्व के पक्षों का दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, क्लियर। मतलब कई लोगों के वाकई में ऐसा है कि अपनी कमियां जाननी चाहिए, कई लोगों के एकदम, जिसको कहिए कि हाव भाव में ही 12 बजा रहता है, कोई डिसीजन को क्या देंगे पहले ही डिसीजन समझ में आ जाता है। तो यहाँ क्या है कि उस एक्सप्रेशन को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, उसके अनुरूप बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या कि फर्स्ट हमको सेल्फ अवेयर होना चाहिए। यहाँ जागरूकता उसमें जैसे सॉल्वे मेयर में था क्या कि टू अंडरस्टूड द इमोशन, तो यहाँ क्या है, हाउ टू अंडरस्टूड द इमोशंस, हाउ टू आइडेंटिफाई द इमोशंस। हम लोग यहाँ सेल्फ अवेयर होके कर रहे हैं, यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल्फ अवेयर होके कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ ये चीज जैसे दिया है, साथ में ही यह समझना कि मेरे व्यक्तित्व के पक्षों का दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको ये पता होना चाहिए कि वाकई में आपको देख करके कहीं ऐसा तो नहीं है, होता है कभी कभी। फिर आगे आइए, हमारे बहुत से मनोभाव अत्यंत जटिल होते हैं, मतलब हम हमेशा सीरियस रहने वाले हैं, अगले को हमारा मनोभाव ही नहीं समझ में आ रहा है कि हम यार हैं क्या, मुस्कुरा रहे हैं कि चिंता में है कि दुख में है, ठीक। आप अगर खुश भी हो तो भी सीरियस, ठीक है ना, क्लियर। तो वो मनोभाव होते हैं, मनोभाव इतने जटिल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं कि समझ ही नहीं पाना। और दूसरे के भी कभी कभी ऐसे होते हैं कि अगला एक्सप्रेस होने ही नहीं देता है, ठीक है ना, क्लियर। ये चीजें हैं। तो वही कहा है, हमारे बहुत से मनोभाव अत्यंत जटिल होते हैं तथा भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति उन जटिल मनोभावों तथा उसमें शामिल अनुभूतियों को समझने और बाकी लोगों से अलग करने में सक्षम रहता है। अब यहाँ है, गोलमैन के अनुसार निर्णय तभी सही होंगे
जब वह अपने मूल व्यक्तित्व से क्या होगा, परिचित होगा। ठीक है ना, सेल्फ अवेयर होगा। जो व्यक्ति ठीक से समझ पाता है कि वस्तुतः वह क्या चाहता है, उसके निर्णय सुलझे हुए होते हैं। ठीक है ना, क्लियर। दूसरी ओर जो व्यक्ति खुद को ठीक से नहीं समझते, उसके अधिकांश निर्णय बाहरी दबावों या तात्कालिक प्रलोभन पर आधारित होते हैं, और ऐसा हर निर्णय बाद में क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। जैसे सफलता में ही ले लीजिए आप लोग, भाई हम कोई भी चीज सफलता के परिप्रेक्ष्य में ही लेते हैं। एटीट्यूड एप्टीट्यूड भी लिया, हम लोग सबसे पहले इमोशंस को भी ले रहे हैं। आपको ये रुचि ही नहीं है, जरा सा भी आपको समझ नहीं है कि ऐसा है कि हम डॉक्टरी पेशा की तैयारी करेंगे, अगर नीट की तैयारी करेंगे तो भाई हमारे लिए ये सफलता होगी, और क्या हम कर सकते हैं, उतना बायोलॉजी पढ़ना है, फिजिक्स समझना है, केमिस्ट्री समझना है, क्या हम समझ पाएंगे। ठीक, मेरे इंटर में, हाई स्कूल में मार्क्स केमिस्ट्री में एकदम बिल्कुल वर्ज पे थे, किनारे पे थे। ठीक है ना, मैं पास होते होते रहा, मतलब फेल होते होते बचा। ठीक है ना, तो क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लोगों के दबाव में आप जा रहे हैं। नहीं बेटा, पड़ोस वाले शर्मा जी का लड़का क्या हुआ है, डॉक्टर हुआ है, तुमको भी क्या बनना है, डॉक्टर बनना है। ठीक, डॉक्टर बन जाओगे, पैसा कमाओगे, खूब पैसा छापने की मशीन हो जाओगे तुम। तो मतलब आप अपने को जज ही नहीं कर पा रहे हो, हु आई एम, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। ठीक है ना, आप नहीं जज कर पा रहे हो, अपनी भावनाओं को समझ ही नहीं पा रहे हो। ठीक, तो यही चीज यहां क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। ठीक, आगे देखिए, यही वो कहा है कि वस्तु क्या चाहता है, वह क्या चाहता है, निर्णय सुलझे हुए होते हैं। और दूसरा क्या है, व्यक्ति खुद को ठीक से नहीं समझता, उसके अधिकांश निर्णय बाहरी दबावों पर है। ठीक है ना, और तात्कालिक प्रलोभन पर आधारित होते हैं, और ऐसा हर निर्णय बाद में क्या हो जाता है, गलत। हमने तैयारी तो कर ली मेडिकल की, 5 साल तैयारी की है, और उसके बाद कहीं नहीं हुए, तो फिर फाइनली क्या होगा, आपका वो 5 साल जो कीमती था, अन्य एग्जामों में भी तो समय सीमा होती है, उसके लिए भी वो क्या हो गया, लैप्स हो गया। ठीक है ना, तो समझना चाहिए कि हम, मेरे लिए कौन सी फील्ड अच्छी है। ठीक है ना, इसी वजह से समय समय पे करियर काउंसलिंग करवाई जाती है। ठीक है ना, पहले के लोग तो समझते ही नहीं थे करियर काउंसलिंग क्या। अब जहाँ करियर काउंसलिंग हो तो जरूर जाना चाहिए, समझना चाहिए कि कौन कौन से रास्ते हैं। कई अभी भी ऐसे रास्ते हैं जो आप लोगों को नहीं पता कि यस ये भी हमारे लिए उपयोगी हैं, ऐसे हैं, इस डिग्री को लेकर के हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो इन चीज़ों में दूरदृष्टिता होनी चाहिए, दूरदर्शिता होनी चाहिए। ठीक है ना, समझना चाहिए कि कौन सा रास्ता, ये देखिए कोई भी रास्ता खराब नहीं है, बस आप उसके टॉप तक जाओ। ठीक है ना, क्लियर। जो मतलब जहाँ तक उसका वर्ज है, मतलब किनारा है, वहाँ तक आप जाओ, उस जगह तक जाओगे, निश्चित रूप से सफल होगे। ठीक है ना, तो इस वजह से सोचना चाहिए। ठीक, अच्छा, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, ठीक, आप में वो पूरी लगन ही नहीं है, आपको इतिहास में मजा ही नहीं आ रहा है, ठीक, भूगोल में वही नहीं हो रहा है, ठीक, तो आप, भाई हम भटकाने वाला वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या है, उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। यस, चीज़ों पे जब तक, देखिए है क्या, किसी भी सफलता में एटीट्यूड का होना बहुत आवश्यक है। एटीट्यूड का मतलब होता है इच्छा, समझ रहे हैं। एप्टीट्यूड का मतलब होता है क्षमता। ठीक है ना, जब तक इच्छा ही नहीं होगी, आप क्षमता डेवलप करके क्या करोगे। ठीक है ना, क्लियर। तो सारी चीजें हैं। आगे आइए, आत्मनियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है ना, सेल्फ रेगुलेशन, इसका अर्थ है अपनी भावनाओं का स्वभाव, उसकी तीव्रता और उनकी अभिव्यक्ति को प्रबंधित करना। ठीक है ना, क्लियर। आत्मनियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन, भावनाओं, अपनी भावनाओं का स्वभाव, तीव्रता और उसकी अभिव्यक्ति को क्या करना, प्रतिबंधित करना, ये रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है ना, मतलब आप गुस्से में भी क्या रहते हो, सहज रहते हो। ठीक है ना, कोई भी वर्स्ट कंडीशंस आए आप सिंपल रहते हो। ठीक है ना, क्लियर। तो ये क्या है, दैट पर्टिकुलर इज कॉल्ड एज सेल्फ रेगुलेशन। आप अपने ऊपर मैनेज कर ले रहे हो, अपने को मैनेज कर ले रहे हो। ठीक है ना, चलिए आइए, यदि भावना की प्रकृति उचित नहीं है, ठीक, यदि भावना की प्रकृति क्या है, उचित नहीं है,
तो उसे अभिव्यक्ति होने से क्या कर देना, रोक देना। जैसे बहुत क्रोध होने पर मन में हिंसा का भाव आता है तो उसे क्या कर देना, रोक देना। ये सेल्फ रेगुलेशन है, ठीक। यदि भावना सही है किंतु तीव्रता गलत है, ठीक है ना, तो उसे उस तीव्रता को संतुलन के स्तर पर ले जाना। जैसे अगर कोई बच्चा झूठ बोले तो दंड की तीव्रता से झूठ बोलने के लिए अपेक्षित दंड की तीव्रता से अधिक न हो, ठीक है ना। अगर उसे बेरहमी से मारने का भाव आए तो क्या कर लेना, रोक लेना, ठीक। जैसे यदि कोई कर्मचारी रोज देर से आता हो तो उसे सीधे निलंबित करने का भाव मन में लाने की जगह, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा त्याग देना है, ठीक है ना। निलंबन नहीं कि तुरंत तत्काल प्रभाव से हम तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर क्या कर दे रहे हैं, साइन कर दिए, चलो अब बाहर का रास्ता, ठीक। तो ऐसा थोड़ी ना होता है। आप समझाओगे, अपनी तीव्रता को क्या दोगे, विराम दोगे, ठीक है ना। है तीव्रता क्या है? इंटेंसिटी का मतलब तेजी, मतलब हाँ जल्दी करना, हाँ जल्दीबाजी, मतलब बिना सोचे समझे कुछ तुरंत एक्शन ले लेना, ये तीव्रता है। तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ द प्रोसेस, ठीक है ना। हाँ, फिजिक्स नहीं पढ़ी है क्या? अच्छा, फिर भी इंटेंसिटी समझना चाहिए। इंटेंसिटी है तीव्रता, ठीक। स्पीड और जैसे वेलोसिटी और इंटेंसिटी बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स, ठीक। एस्पेक्ट्स दोनों के सेम हैं लेकिन है दोनों अलग अलग, ठीक है ना। क्लियर, ये चीज जानिएगा। भावना को अभिव्यक्ति देते समय ध्यान रखना कि अभिव्यक्ति की अधिकता स्वयं एक समस्या बन सकती है, ठीक है ना। क्लियर। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाते, जीवन में उनके सफल होने की संभावना अत्यंत क्या हो जाती है, धूमिल हो जाती है, ठीक है ना। क्लियर। कोई पसंद ही नहीं करेगा, ठीक है ना। क्लियर। एक हमने वो देखा था, क्या कहते हैं, स्टेटस, उस पे क्या लिखा था, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम सुबह कहो तो सुबह, रात कहो तो रात कहेंगे। कभी उसमें ये कहना चाहता है कि तुम्हारे मुंह कौन लगे, ठीक है ना। समझ में आया, ठीक। तो मतलब ऐसे ही भाव आते हैं। जो ज्यादा क्रोध करेगा उसके सफल होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, क्योंकि अगले को लोग जान जाएंगे, अगले के भाव को लोग जान जाएंगे, इमोशंस को जान जाएंगे कि वो बहुत इमोशनल है। तुरंत ही क्या हो जाता है, उसकी तीव्रता बढ़ जाती है। किस रूप में, क्रोध के रूप में। तो फाइनली अवॉइड करने लगेंगे, तुम्हारे मुंह कौन लगे, ठीक है ना। क्लियर। जानेंगे ही नहीं, ठीक। तो वहां दरवाजे क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है ना। आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, हमेशा सबको हड़काए रहते हो। कोई भी कर्मचारी आपके अंडर में काम करना चाहेगा? पता चला ऐसा ना हो जाए कि सारे कर्मचारी एकजुट हो करके एक दिन आपके विरोध में चले जाएं, ठीक है ना। और आपका सस्पेंशन लेटर, आप दूसरे का सस्पेंशन लेटर वो करते, आप ही का सस्पेंशन लेटर क्या हो गया, जारी हो गया, ठीक है ना। भाई एकता में ताकत होती है, ठीक। तो बिहेवियर हमेशा ऐसा होना चाहिए कि अगला आपको क्या करे, पसंद करे, ठीक है ना। कि ऐसा ना हो जाए कि बस क्षमा करिए, ठीक। आगे दिया है स्व अभिप्रेरण यानी सेल्फ मोटिवेशन। ये बड़ी चीज है, ये ध्यान में रखिएगा। ये सफलता में बहुत कारगर है। कई मोटिवेशनल स्पीच देने वाले ये बताते भी हैं इस चीज को कि आपको हमेशा सफलता के लिए क्या होना पड़ेगा, सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा, सेल्फ मोटिवेट हो, ठीक है ना। यानी इसका अर्थ है कि जब व्यक्ति का उद्देश्य काफी दूर और उसे बाहर से पर्याप्त अभिप्रेरणाएं उपलब्ध न हो पा रही, ठीक है ना। क्लियर।
तो उसमें यह क्षमता होनी चाहिए कि वह स्वयं को निरंतर क्या करता रहे, प्रेरित करता रहे, मोटिवेटेड, इंस्पायर करता रहे, ठीक है ना, सेल्फ इंस्पायर। ठीक, उस इसमें कुछ पक्ष शामिल हैं, जैसे बीच बीच में आने वाले तात्कालिक लाभों के लालच को रोक पाना। ठीक, लालच का मतलब क्या, जैसे एक विद्यार्थी के जीवन में लालच क्या हो सकता है, घूमना, ठीक है ना। जाहिर सी बात है कि आप स्टडी का आपके पहले के लोग क्या कहते थे, प्ले वाइल यू प्ले, स्टडी वाइल यू स्टडी, घूमना वाइल यू घूमना, म्यूजिक सुनना वाइल यू म्यूजिक सुनना, यही तो होता था। ठीक, आपने एक नियम बनाया है, जब तक आप डिसिप्लिन्ड नहीं रहोगे, अनुशासित नहीं रहोगे, अपने को अनुशासित नहीं करोगे, तब तक सफल होना क्या है, अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है, हुनूज दिल्ली दूरस्थ, ठीक है ना, क्लियर। किसने कहा था, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, किसके परिप्रेक्ष्य में कहा था, हैं तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, बंगाल अभियान से वापस आ रहा, ठीक है ना, उसने एक संदेश भिजवाया कि ऐसा है कि हमारे दिल्ली आने से पहले औलिया साहब क्या कर दें, दिल्ली छोड़ दें, ठीक है। तो उन्होंने एक संदेश भिजवाया, क्या, हुनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी दिल्ली अभी दूर है, ठीक है ना। काफ़ी बार एग्जाम्स में आप लोग के आया भी है फिलिप्स में, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ क्या है, तात्कालिक लाभ। एक विद्यार्थी जीवन में है, आप पढ़ने बैठे, आपके मित्र का फोन आया, यार ऐसा है वो बगल वाली टीम हारने वाली है, बस तुम्हारी कमी है, आ जाओ। आप पढ़ाई लिखाई छोड़े और तुरंत क्रिकेट के मैदान पे, तो आपको सचिन तेंदुलकर नहीं बनना है, ठीक है ना, आपको ध्येय आपका पता होना चाहिए। या पता चला आपने एक प्लान तैयार किया हुआ है कि 2 तारीख, ये 1 जनवरी आते आते, ठीक है ना, हम जो है अपना पूरा का पूरा इथिक्स खत्म कर देंगे और 1 तारीख को हम टेस्ट लेंगे। जो ही आप टेस्ट पे बैठे, आपकी मम्मी ने कह दिया कि न्यू ईयर है, चलो अयोध्या, ठीक है ना, न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। तो ये क्या हुआ, तात्कालिक, ये क्या हुआ, तात्कालिक। आपने पढ़ाई लिखाई छोड़ी, आप ये भी कह सकते थे कि आप लोग जाओ, हमारा काम है, मैं अपना काम कर रहा हूं। तो इससे अपने को क्या करना, ठीक। यहां क्या है, बीच बीच में आने वाले तात्कालिक लाभों के लालच को रोक पाना, ये लाभ ही तो है, ठीक। इसको क्या करना, भाई आप सिविल सेवक रहोगे तब तात्कालिक लाभ आएंगे, लेकिन आप किस मोड में हो, पढ़ाई के मोड में, तो उस जगह ये लाभ जैसे ही हैं, इनसे क्या करना, अपने को रेस्ट्रिक्ट कर लेना। दूसरा पॉइंट है, दूसरा दिया है, अगर उद्देश्य बहुत बड़ा और चुनौतीपूर्ण हो तो कई बार मन में ऐसा भाव आना स्वाभाविक है कि सफलता नहीं मिलेगी, ठीक, जाहिर सी बात है। लेट लतीफ, हमने सबसे पहले, कई लोग जब आप सिविल की तैयारी करनी शुरू किए होंगे तो हमेशा कई लोग बोले होंगे, इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ठीक है ना, समय भी लग सकता है, लेकिन एक चीज आपको रखनी है, क्या, धैर्य। क्या रखना है, धैर्य, ठीक। तैयारी लगातार करते रहना है, हर बार परीक्षा देते रहना है, उसी में लोग निकल भी जाते हैं, खबर नहीं लगती है, फिर वो समय जो बीता है ना, वो पता नहीं चलता है, सफलता सारी चीजें भुला देती है, ठीक है ना, क्लियर। तो वही ओवरऑल है यहाँ क्या, कि अगर आपको लग रहा है, स्वाभाविक रूप से ऐसा लगेगा, तो निराशा के ऐसे क्षणों में हार मानने के बजाय उचित साधन की योजना, ठीक है ना, समाधान की योजना बनाए। कैसे उसको हम लोग, ठीक है ना, उसका सलूशन क्या है, उसे हम लोग को क्या करना है, ढूंढना है, ठीक। कैसे मिटिगेट करना है, वो जानना है। लंबे संघर्ष में होने वाली थकान व बोरियत से निरंतर जूझते रहना। पढ़ रहे हैं, पढ़ाई का कार्य ही है, भाई पढ़ाई किसी को अच्छी नहीं लगती है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है, लेकिन अच्छी लगाना पड़ता है, इंटरेस्ट कायम करना पड़ता है, और जिसने कर लिया वो सफल भी हो जाता है, ठीक है ना। तो कौन करेगा,
जो भावनात्मक रूप से अपने को सेल्फ मोटिवेटेड करेगा। ठीक है ना? ये प्रबंधन में है। ये किसमें है? प्रबंधन में है। नहीं यार हम पढ़ेंगे, हम भले बोर हो रहे हैं, ठीक है ना, आप सब्जेक्ट चेंज कर दो। जैसे कई बच्चे पढ़ते हैं, आधा घंटा पढ़े, बोर होने लगे, तो दूसरा सब्जेक्ट बदल दो, तीसरा सब्जेक्ट बदल दो, लेकिन निरंतरता क्या है? बनाए रखना है। ठीक है ना? तो ये चीज होती है। फिर आइए, आत्म अभिप्रेरण के तरीके, सेल्फ मोटिवेशन के तरीके क्या है? दिनचर्या को ऐसा बनाना कि उसमें मनोरंजन तथा अपनी रुचियां के लिए कुछ समय जरूर बना रहे। ऐसा भी ना हो कि 24 घंटा पढ़ते रहें। उसके लिए भी क्या चाहिए आपको? कुछ समय, हमने क्या कहा? प्ले वाइल यू प्ले, स्टडी वाइल यू स्टडी। ठीक, आपने एक समय बना रखा है। आपने कई लेक्चर्स में, जैसे कई लोग जो मोटिवेशनल लेक्चर्स देते होंगे, उसमें कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि यार हफ्ते में एक मूवी जरूर देख लो। ठीक, उससे दिमाग रिफ्रेश हो जाता है, या समथिंग, कहीं घूम आओ। ठीक है ना? आधे घंटे के लिए यही सही, लेकिन कहीं घूम आओ। तो ये क्या है? कई तरीके हैं सेल्फ मोटिवेशन के कि उसमें मनोरंजन तथा अपनी रुचियों के लिए जरूर समय देना चाहिए। ठीक है ना? ये काहे है? ये रिफ्रेशमेंट के लिए है। ठीक, क्लियर? या आपने क्या किया, एक हल्का नींद ले लिया, थोड़ा सा झपकी जिसको कहा जाता है, झपकी ले लिया, उसके बाद उठते हैं तो एकदम रिफ्रेश से लगते हैं। ठीक है ना? क्लियर? तो वो भी क्या है? वो भी एक तरीका हो गया। कई तरीके हैं ऐसे समूह में रहना जिनका उद्देश्य समान हो। ठीक, अब भैया ये तो बहुत बड़ी चीज है। किसी भी चीज में सफल होने के लिए आपसे कहा भी जाता है सब इन्वायरमेंट का असर है, वातावरण का असर है, कहा जाता है कि नहीं? आप ऐसे वातावरण में पड़ जाइए जिसमें दिन भर मार काट इसी सब की बात होती हो, गुंडागर्दी की बात होती है, चलो बीच में चौराहे पे हम लोग, ठीक है ना, और तो क्या आप सफल हो पाएंगे? नहीं होंगे। आप ऐसे लोगों के लिए वो रहें जिसमें हमेशा आंसर राइटिंग की बात होती है, ठीक है ना, आज ये तुम तैयार करके आना, ये हम तैयार करके आते हैं और फिर फाइनली डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना, क्लियर। ग्रुप का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, वातावरण का भी क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद दूसरों की निराशा के क्षणों में उनके साथ खड़े होना, ताकि वे भी आपकी निराशा के क्षणों में आपके साथ खड़े हों, ठीक है ना। निराशा के क्षण है कोई भी, ठीक, आप हमेशा उसको क्या करें, मोटिवेट करते रहें। नहीं यार कोई बात नहीं, हो जाएगा, इस बार थोड़े अंक कम आए हैं, अगली बार अच्छे अंक आ जाएंगे, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है क्या, एक मोटिवेशन आता है। जब मोटिवेशन आया तो लगा कि यार ये व्यक्ति क्या है, पॉजिटिव है, हमें इसी के साथ रहना चाहिए। और आप कहते हैं तुमसे तो ना हो पाएगा, अब जान रहे थे कि तुम फालतू की प्रक्रिया में पड़े हुए हो, होना जाना कुछ नहीं है। तो अगला उससे क्या खुश होगा, मन तो करेगा कि बस, लेकिन भावनात्मक बुद्धिमत्ता से आपको क्या करना है, काम करना है, ठीक है ना। शत्रु के सामने भी क्या करना है, मुस्कुराना है, ठीक है ना। ये क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, ठीक, क्लियर। और विफलता, चौथा ये है कि विफलता कस डर, विफलता कम डर इत्यादि की सहज अभिव्यक्ति के मार्ग खोजना, ताकि वे मानसिक कुंठा न बन जाए। किसी अंतरंग मित्र को बताना या कागज पर लिख करके क्या कर देना, फाड़ देना, ठीक है ना। अपनी सफलता की संभावनाओं के प्रति सकारात्मक भाव बनाए रखना, हम होंगे कामयाब, अपना टाइम आएगा, ये वाली भावना होनी चाहिए। अपना टाइम तो बीत गया यार, ये वाली भावना नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सब सोचिएगा, ठीक। आत्म अभिपुष्टि के लिए लिखने या मित्रों से कहने की आदत डालना, इसे ऑटो सजेस्टिव मोड कहा जाता है। और फिर उसके बाद आखिरी है आपका कौन, समानुभूति। समानुभूति का अर्थ है दूसरों की अनुभूति और भावनाओं को सटीक रूप से पढ़ने की क्षमता, चाहे वह व्यक्ति आप अपनी भावना को छिपाना ही क्यों चाहता हो, ठीक है ना, क्लियर। किसी भी मनस्थिति को जानने के बाद
का प्रयोग सही निर्णय लेने के लिए करने की योग्यता। जैसे यदि पिता का मूड ठीक हो तो उनसे पैसे, ठीक है ना, क्लियर। हाँ, किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करते हुए खुद को उसकी जगह रख करके यह समझने का प्रयास करना कि वह ऐसा क्यों कह रहा है, और अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही नहीं कर रहा होता। किसी नेता की आलोचना करने से पहले यह सोचना कि अगर वहां मैं होता तो क्या करता, ठीक है ना। उसको मतलब अपनी जगह, उसकी जगह आप अपने को खड़ा रख के देखिए। और सबसे फाइनल चीज क्या है, सोशल स्किल, ठीक है ना। अंतिम स्टेप है ये कि इस क्षमता को ही गार्डनर की भाषा में अंतर्वैयक्तिक दक्षता कहते हैं, यानी इंटरपर्सनल स्किल्स कहते हैं, ठीक है ना, इंटरपर्सनल स्किल्स। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध इस तरह बनाकर रखना चाहिए कि उन संबंधों से उसे तथा सभी को क्या हो, लाभ, ठीक है ना, क्लियर। उदाहरण के लिए जान लीजिए कि किसी व्यक्ति के साथ संबंधों में अगर कोई समस्या उत्पन्न हुई है तो सकारात्मक तरीके से उसका समाधान करना, न कि संबंधों को और समाप्त कर देना और खराब कर देना। जाओ यार, इनसे फिर क्या ही काम पड़ेगा, हटाओ इनसे, रिलेशन एकदम खत्म कर दो। कई लोग कहते हैं, ठीक, तो वो क्या होता है, वो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, मैं ही सब कुछ हूं, ठीक है ना। तो वहां क्या हो जाता है, इस तरह की भावना आती है। फिर आती है अन्य व्यक्तियों के व्यवहार के प्रति उपयुक्त फीडबैक उचित तरीके से देने की क्षमता। अगर व्यवहार अच्छा है तो ईर्ष्या से मुक्त होकर उसकी प्रशंसा करना, और अगर व्यवहार बुरा है तो चाहे वह हमारे प्रति किसी, ठीक है ना, और के प्रति हो, अपना फीडबैक देने और उसके आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे। मतलब ऐसा फीडबैक देना है आपको, ठीक है ना, कि किसी के आत्मसम्मान को क्या, हाँ, ठेस न पहुंचे। इस परिस्थिति में फीडबैक नहीं देने का विकल्प उचित नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऐसा होने पर वह व्यक्ति अपनी गलती समझ ही नहीं पाएगा। फीडबैक दीजिए लेकिन पॉजिटिव दीजिए, ठीक है ना, क्लियर। कि देखो तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम तो अच्छे व्यक्तियों में हो शामिल, तो ऐसी चीज़ें तुम पे शोभा नहीं देती है भाई। अगर वो करता तो हम मान सकते थे, लेकिन तुम ऐसा कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए अशोभनीय है। तो आपने क्या किया, समझा भी दिया और कटाक्ष भी कर दिया, ठीक है ना। तो मतलब फीडबैक अपना कैसा दिया, पॉजिटिव, ठीक है ना, इस तरीके का दिया फीडबैक। अब दिया हुआ है, अगर किसी व्यक्ति के संबंध बहुत अच्छे न भी हो तो कम से कम ऐसे प्रकार्यात्मक संबंध बनाए रखना जो संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो। यदि एक कर्मचारी आपके साथ बेहद अशोभनीय व्यवहार करे तो भी संबंध शून्यता का विकल्प संगठन की दृष्टि से क्या होगा, गलत माना जाएगा। संगठन मतलब शून्यता का मतलब एकदम खत्म कर देना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। मतभेद रखिए लेकिन मन भेद न रखिए, ठीक है ना, क्लियर। इतना लचीलापन होना चाहिए कि कार्य संबंधी सहयोग क्या हो, बना रहे। भाई हमारे जाने पे हम भले बोल नहीं रहे हैं, बोलने पे हमारे झगड़े हो जाते हो, अन्य भी चीज ऐसा होता है कई लोगों को, लेकिन ऐसा भी ना हो जाए कि हम फाइल लेके जा रहे हैं और भुगा दिया, लो तुमसे मतलब ही नहीं है, ठीक। तो वहाँ कार्य क्या होगा, प्रभावित होगा। एक समूह में सदस्य के रूप में काम करने की क्षमता, जैसे दूसरे के काम में अनावश्यक काम न हटाना, सम्मिलित प्रयासों का श्रेय अकेले लूटने की इच्छा न रखना। मतलब अगर टीम वर्क है तो हर बात में आप अड़ंगा अटका रहे हो, हर बात में कह रहे हो ना, मैं ना होता तो होता ही नहीं, तो ये भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समूह के विभिन्न व्यक्तियों की क्षमताओं, कमजोरियों, स्वभावों, रुचियों और अभिवृत्तियों को समझते हुए उन्हें कार्य का आवंटन करना और हर चरण में इस बात की जांच करना कि अंतर्वैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल स्किल्स के कारण संगठन को हानि न पहुंचे। मैंने आपको ये सॉल्वेमेयर बता ही दिया है, डेनियल गोलेमैन भी हो गया। अब डेनियल गोलेमैन का ये भी है, 5 घटक है, ठीक है ना। उनके हिसाब से अभी हम लोग थोड़ा, ठीक है ना, चर्चा करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। हाँ, उदाहरण देख लेंगे, फिर क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक। बाकी आप लोग पढ़ते रहिएगा। चलिए फिर इसको वो कर दिए।